तो पार्टिकल फिजिक्स की बेसिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप देखो पार्टिकल फिजिक्स आपके 11th-12th के सिलेबस में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स वो भी नहीं होनी चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स छोड़ो, मेरे हिसाब से 12th क्लास में जो 2 किताबें हैं आपके पास एनसीईआरटी की, एक किताब नहीं होनी चाहिए जिसमें आपके पास एटम है, वेव मोशन है, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर, ये सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। खैर वो मेरी राय है। जो एनसीईआरटी के फाउंडिंग फादर थे उनकी कोई और राय है। उनको लगता था कि भाई आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ानी चाहिए, आपको बीटा डीके भी पढ़ाना चाहिए, आपको गोलगप्पे कैसे बनाते हैं वो भी बताना चाहिए। लेकिन वो छोटी सी बात भूल गए। और वो बात ये कि भाई महाभारत में कर्ण, दानवीर कर्ण, उसका जन्म कैसे हुआ था ये कुंती के लिए एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम था। इसी तरह से बीटा डीके में हमारे पास एक कर्ण है, उस कर्ण का नाम है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को भी पार्टिकल फिजिक्स के बिना एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई जब आप एनसीईआरटी वालों को पूछो कि भाई आपने बीटा डीके तो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी, तो बताओ क्या है ये, क्या बुलाया ये, तो वो कुंती की इतना शर्मा ना जाए। तो मैंने क्या सोचा कि भाई एक पार्टिकल फिजिक्स पे एक मिनी सीरीज बना दी जाए जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिले कि भाई ये न्यूट्रिनो किस किस्म का प्राणी है, कौन से गांव से आता है ये, इसके साथी कौन से हैं, किसके साथ मेल मिलाप करता है, सो ऑन। और उसके साथ मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि भाई आपने जो कुछ लोग जो हाई स्टडीज करना चाहते हो फिजिक्स में, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल फिजिक्स में कुछ करना चाहते हो, तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि भाई पार्टिकल फिजिक्स क्या बला है, क्या चीज़ है इसमें, क्या आपके लिए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, क्या आप इसमें आगे कुछ करना चाहो कि नहीं चाहो। तो शायद आप में से कुछ को ये इनकरेज करे, मोटिवेट करे। खाली इनकरेज मोटिवेट नहीं, शायद आप में से कुछ लोगों को ये डिस्करेज भी करे, डिमोटिवेट भी करे। और डिस्करेज इसलिए क्योंकि अगर आप देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों को बायो से सब्जेक्ट से होती है वो कि भाई बायो में यार नाम बहुत याद करने पड़ते हैं, दुनिया भर के प्लांट्स के नाम है, दुनिया भर के एनिमल्स के नाम है, तो नाम बहुत याद करने पड़ते हैं, राइट। और काफ़ी बार जो फिजिक्स और मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े अपने आपको शाना मानते हैं कि भाई अपने को नाम वाम नहीं याद करने होते हैं, हम बस एक इक्वेशन याद रखते हैं, वो पता होती है और पूरा का पूरा चैप्टर उससे निकाल लेते हैं, वो नाम वाम रटने की जरूरत नहीं है, तो शाने बनते हैं बहुत। तो ये जो शान है फिजिक्स और मैथ के जो ऊँट हैं ये पहाड़ के नीचे आए हैं, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स फिजिक्स नहीं है। पार्टिकल फिजिक्स फिजिक्स का एक जू है, चिड़ियाघर है। इतने ज्यादा नाम है कि भाई बायो के स्टूडेंट्स को नाम सुन के दिल को बड़ी तसल्ली मिलती, बड़ी शांति मिलती। अब तक की आने वाली जितने भी बायो की जनरेशन थी उन लोगों की आग लगी है फिजिक्स वालों को। तो इसलिए ये वीडियो उन सब फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बायो वालों का मजाक उड़ाया था। अब बताओ शानो। तो पार्टिकल फिजिक्स की वो ब्रांच है जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करती है। पहला क्वेश्चन ये कि भाई जो इर्द गिर्द आपके पास मैटर है, जो चीजें हैं, उसको बनाने के लिए सबसे छोटी ईंटें कौन सी हैं, सबसे छोटी ब्रिक्स, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स मैटर का क्या है। सबसे छोटी ईंट मतलब कि उसको आप उससे छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते। तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है मैटर के। और दूसरी बात कि जो ईंटें हैं छोटी आपके पास, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, कैसे एक दूसरे के साथ ये बातचीत करती हैं, कैसे ये जुड़ी हुई हैं। तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करती है पार्टिकल फिजिक्स। और थ्योरी जो चीज को एक्सप्लेन करती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल। नाम बहुत बोरिंग है लेकिन काम बहुत मस्त करती है। तो मेरे हिसाब से हर एक रिसर्च लेबोरेटरी में एक पोजीशन होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए क्रिएटिव लोगों के लिए, आर्टिस्टिक लोगों के लिए, जिनका काम है सिर्फ नाम देना चीजों को। क्योंकि फिजिसिस्ट लोग बेकार होते हैं, बोरिंग नाम देते हैं। सबसे जो बेस्ट थ्योरी है हमारे पास नेचर को एक्सप्लेन करने की आज की डेट में, उसको स्टैंडर्ड मॉडल नाम है उसका। तो फिजिसिस्ट लोग और इंडिया में जो बुआएं हैं, काफी जगह पे बुआएं नाम रखती हैं, तो फिजिसिस्ट लोगों को और बुआओं को बिल्कुल नाम नहीं रख देना चाहिए, बहुत ही बोरिंग नाम रखती हैं काफी जगह। और अभी हम देखेंगे काफी ईंटें जैसी चीजें बनी हुई हैं, क्वार्क्स, उनके नाम कैसे दिए हुए, चाम क्वार्क, अप क्वार्क, बुआएं कैसे नाम देती हैं, आशीष कपूर, नाम है कोई ये। तो प्लीज़ यार अगर आप में से कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हो तो अच्छा नाम दीजिए, कोई इंटरेस्टिंग नाम दीजिए। और कल को जब आप माँ बाप बनोगे तो बुआ को मत नाम रखने दीजिए अपने बच्चों का। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई नाम बहुत बोरिंग है लेकिन काम बहुत मस्त करती है ये आज तक की हमारी बेस्ट थ्योरी है जो स्पेशल रिलेटिविटी को और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ती है। जितने भी पार्टिकल्स हैं जिससे पूरा मैटर बना हुआ है यूनिवर्स में, उसको एक्सप्लेन करती है और उन पार्टिकल्स की इंटरेक्शन वो बताती है अपने को। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वर्ड मॉडल पे गौर करें, स्टैंडर्ड मॉडल पे गौर करें, क्योंकि ये आपको बताएगा कि भाई हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप नोट करो तो इसको वो लोग थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, जैसे न्यूटन की थ्योरी थी या फिर आइंस्टाइन की थ्योरी है, इसको ये लोग एक मॉडल बोल रहे हैं। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है नेचर का। 1960s और 70s में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को जोड़ा गया है एक जिक्सॉ पजल की तरह,
और जो फाइनल पिक्चर बनती है उस जिक्सॉ पजल को जोड़ के वो है आपका स्टैंडर्ड मॉडल। तो इवन इसको हम थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेस पे नेचर का हमने एक मॉडल क्रिएट किया है, शायद नेचर ऐसा काम कर सकती होगी। तो इवन तो ये मॉडल है लेकिन ये ब्रिलियंटली बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर आप देखो पार्टिकल फिजिक्स के बिना जो हमारी समझ है कि भाई मैटर आजू बाजू चीज़ें वो किसे बनी हुई होती हैं, हमको लगता है कि भाई 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं। ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल 118 अलग अलग तरीकों से मिलते हैं और आपके पास 118 एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन पार्टिकल फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे भी छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। तो अब स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से आपके पास 3 नहीं 25, ये 25 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये हैं नेचर की ईंटें जिससे सब कुछ नेचर बनाती है। तो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे 6 आपके पास क्वार्क्स हैं, 6 आपके पास क्वार्क्स हैं, पार्टिकल जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। 6 आपके पास लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो वो भी लेप्टॉन है जो बीटा डीके में आता है। और ऐसा नहीं है आपके पास एक ही न्यूट्रिनो है, आपके पास 2 और न्यूट्रिनो हैं। तो 6 आपके पास लेप्टॉन्स हैं। उसके साथ साथ आपके पास 13 जो है वो बोसॉन्स हैं। बोसॉन्स इन पार्टिकल्स को जोड़ने का काम करते हैं या फिर इनमें जो इंटरेक्शन होता है, जो बातचीत होता है, उसमें मदद करते हैं। और इन बोसॉन में से एक बोसॉन हिग्स बोसॉन, ये बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ का जो मास होता है, कोई भी पार्टिकल का मास होता है, वो इस बोसॉन के कारण होता है। तो ये है आपके पास 25 ईंटें जिससे नेचर सब कुछ बनाती है। तो इवन तो स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से आपके पास 25 ईंटें हैं, 25 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिससे नेचर सब कुछ बनाती है। लेकिन जो सबसे हैरान परेशान करने वाली बात है कि भाई इन 25 में से खाली आपको 3 पार्टिकल चाहिए जितना भी मैटर आप आजू बाजू में देखते हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर आप उसमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को जोड़ दो तो सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 25 में से खाली आपको 4 ईंटें चाहिए, 4 सब एटॉमिक पार्टिकल चाहिए अपने इर्द गिर्द जो भी देखते हो, जितना भी मैटर देखते हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, प्लस सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो 4 पार्टिकल आपके पास हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये 2, इनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। इन 2 में आप एक और ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन, तो जितना भी मैटर आप इर्द गिर्द देखते हो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इन तीनों में एक और ऐड कर दो आप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं सारी की सारी रिएक्शंस आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये 4 पार्टिकल्स को यूज करके आप सारा का सारा मैटर अपने इर्द गिर्द तो वो एक्सप्लेन कर सकते हो, सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तब सवाल है कि अगर आप 4 पार्टिकल से सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो तो बाकी क्या करने हैं? किसकी? मेरी शादी? बाकी हुआ क्या? बाकी क्या? तब सवाल है कि भाई अगर आप 4 पार्टिकल से सारा का सारा जो मैटर अपने इर्द गिर्द उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, प्लस न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो बाकी के पार्टिकल्स का क्या? वो किसकी बारात में आए हुए हैं? तो उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे इस प्लेलिस्ट में, बाकी कुछ वीडियोस में। तो ये था भी स्टैंडर्ड मॉडल का बड़े हाई लेवल पे ओवरव्यू। तो वैसी भी बात नहीं है कि भाई स्टैंडर्ड मॉडल से आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी भी लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ों के लिए बहुत मस्त काम करता है। तो इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पार्टिकल्स हैं इनको थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई इस प्लेलिस्ट के कारण मैं न्यूक्लियर प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है उसको बंद करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। दोनों प्लेलिस्ट साइड बाय साइड चलती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, लेकिन अगर आपको पार्टिकल फिजिक्स को अच्छी तरह समझने का है तो इस मिनी सीरीज में सारे के सारे वीडियोज़ को आप सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।